Welcome students. So this is the next lecture of e-commerce. In this lecture we are going to discuss about IT Act 2000 and the major amendments done on that particular act. In the previous lecture we discussed about the IT Act, what are the major provisions, how it came into force, and what are the terms defined and why there was a need for IT Act, and um, why exactly it came into force, and what were the major objectives of IT Act. So the major amendments were, first one was electronic signatures introduced. As this has been mentioned in the previous Act 2 that electronic signatures and digital documents are valid. These two things were re-emphasized in this act again. Electronic signatures became legally valid as the mode of signatures. हम ट्रेडिशनल सिग्नेचर्स की बात करते हैं तो हम पेन पेपर में सिग्नेचर करते हैं, वही हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं दैट इज डन ऑन कंप्यूटर, उसको हम स्कैन करके डाल सकते हैं और उसको हमारा क्या होता है, उसको लीगली वैलिड कंसिडर किया जाता है. दिस इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर्स एज वन ऑफ द मोड्स ऑफ signatures and is far broader ambit in covering biometrics and new forms of creating electronic signatures. तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स मीन्स हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स. डिजिटल की बात जहाँ हम करते हैं दैट इज इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन एंड इट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ सिग्नेचर्स एंड इट कवर्स बायोमेट्रिक्स. जैसे बायोमेट्रिक्स होता है, आप थंब इम्प्रेशन डालते हो तो वो थंब जो होता है हमारा, इट्स अ काइंड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स, क्योंकि वो कन्वर्ट करता है, कोडिंग के फॉर्म में होता है, हैश फंक्शन लगे होते हैं जो उसको इनक्रिप्ट करता है. बायोमेट्रिक क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअल थंब इम्प्रेशन है जो किसी और का नहीं हो सकता. दो इंडिविजुअल के थंब इम्प्रेशन सेम नहीं हो सकते, तो इसको लीगली वैलिड माना गया. जब आप उसको इंसर्ट करते हैं वो एक 0-1 के फॉर्मेट में जो होता है सिस्टम में जाता है और उस तरह से उसको हैश फंक्शन के थ्रू उसको इनक्रिप्ट किया जाता है. तो फर्स्ट थिंग जो हमारी IT एक्ट 2008 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो था कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को उसको हम मान रहे थे हम वैलिड, लीगली वैलिड. मतलब अगर आप फिजिकल सिग्नेचर करें चाहे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स करें उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. देन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस्ड इन सेक्शन 43A. S stands for 43, मैंने बहुत जगह पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, S is और सेक्शन. तो इसमें क्या था कि एक इंफॉर्मेशन जो है, एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द रिविलेशन ऑफ जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग क्लॉज था कि इफ यू आर अ कॉर्पोरेट बॉडी, आप कोई भी एक कंपनी है एंड यू आर डीलिंग विद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डेटा ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स, so that is your responsibility to reasonably secure और maintain that secure, उसकी जो secrecy है that has to be maintained. अगर आप ऐसा करने में कहीं पर भी किसी भी लेवल पे फेल होते हैं then you have to pay a lot of compensation for that, और उस compensation की कोई लिमिट नहीं है. तो ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि किसी थर्ड पार्टी को या किसी भी थर्ड पर्सन को पता नहीं चलनी चाहिए, और बाय चांस अगर ऐसा होता है दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट एज अ कॉम्पनसेशन. नेक्स्ट, लीगल वैलिडिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स री एम्फसाइज्ड. ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का, इसको दोबारा री एम्फसाइज किया गया. इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने पहले भी बात की है. तो फर्स्ट IT एक्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स वैलिड थे, बस उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा री एम्फसाइज किया गया, री इन्फोर्स किया गया, उस पर फोर्स डाला गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स क्या है, वैलिड है. 2 न्यू सेक्शंस डाले गए इसी से रिलेटेड, दैट इज सेक्शन 7A एंड 10A इन द अमेंडमेंट एक्ट टू रेनफोर्स की जो भी पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर सेम.
इक्विवेलेंस मतलब आप पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट करें या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दिखाएं तो दोनों चीज की वैलिडिटी है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आईआरसीटीसी में क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट जो वो आता है, टिकट आता है, पहले हमारा क्या था, अगर हम काउंटर पे जाएं तो हमारे पास क्या होता है, एक वैसे पेपर बेस्ड टिकट होती थी। बट गवर्नमेंट क्या कह रही है, प्रमोट कर रही है कि आप इसको प्रिंट नहीं निकालें ताकि हमारा जो पेपर है वो वेस्ट ना हो, जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट आप दिखाते हैं उसको भी वैलिड माना जाता है। तो जब गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है, देन व्हाई नॉट, इट इज नॉट वेस्टिंग मनी, मतलब आपका जो भी पेपर है वो बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है, आपको कन्वीनियंस है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग पेपर आपको सिंपली फोन यू हैव टू कैरी, फोन आप हर जगह लेके जाते ही जाते हैं, तो that can be saved in your phone, so that is a better option to go for this electronic documents. तो सेक्शन 7A में क्या हमारे में क्या था कि makes an audit of electronic document also necessary wherever paper based document are required to be audited by the law. इसमें ये बोला गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी ऑडिट होना चाहिए, जो पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट है उनका ऑडिट होना की रिक्वायरमेंट इट इज मेंशन्ड इन द लॉ, बट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था। तो उन्होंने बोला कि जो जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसका भी ऑडिट होना जरूरी है। Then section 10A confers legal validity and enforceability on contracts formed through electronic means. Then section A में बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं दैट इज लीगली वैलिड और एनफोर्सेबल हैं। Then new cyber crime as offenses under amended act. अब इसमें क्या थे, there were many साइबर क्राइम्स दैट आर अकरिंग इन साइबर स्पेस, तो इसमें बहुत सारे जो हमारे ऑफेंसेस थे वो मेंशन किए गए थे अंडर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। तो अगर हम सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव एंड फॉल्स मैसेजेस, कोई भी गलत मैसेज भेजना या कोई ऐसा मैसेज भेजना जिससे सामने वाले की फीलिंग हर्ट हो, तो दैट वाज मेंशन्ड इन सेक्शन 66A। रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स, ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स को रिसीव करना विच आर स्टोलन, which has been stolen from someone. It could be the data, it could be the network, or any computer resource. So that, for that, the crime has been mentioned in section 66B. Identity theft, किसी की identity की चोरी करना, that is section 66C. Cheating by personation, किसी और के बदले, एक जैसे मैं हूँ मेरे बदले उसने फेक पर्सन बन के उसने रिप्रेजेंट किया, मतलब मेरे बदले उसने जो भी है सारी ऑनलाइन डीलिंग्स कर ली। तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन, किसी और के बदले आप उसको पर्सोनेट कर रहे हैं, तो दैट इज कम अंडर द साइबर क्राइम, दैट इज सेक्शन 66D। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, अगर आपने किसी की प्राइवेसी टर्म्स, ऐसी इंफॉर्मेशन लीक कर ली जो प्राइवेट होनी चाहिए, दैट वायलेशन ऑफ प्राइवेसी इज mentioned in section 66E. A new offense on cyber terrorism. Terrorism, you all know cyber terrorism, when you give threats or you try to create a terrorism through computers. So that cyber terrorism was added in section 66F, which prescribes punishment, or that punishment can be up to the entire life. Then section 69, power of controller to intercept, amended. Now here the power of controller got improved, or there has been an amendment that he can intercept information, and that there was a condition that the topic should be of national interest. In that condition, the controller can intercept information that is being transmitted through the computer resource. In fact, this power rests in the hands of central government and state governments, which can पहले तो ये कंट्रोलर के पास थी, बट ये जो इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई थी कि वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर ले कि वो
जो है इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट कर ले, उसको मॉनिटर करे, उनको लगे कि अगर कहीं पर ऐसी चीज है जो नेशनल इंटरेस्ट की है और वो थ्रेट पे है, सो इन दैट कंडीशन दे कैन इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और स्टोर्ड ऑन एनी कंप्यूटर रिसोर्स। तो ये जो पावर है कंट्रोलर की, वो पावर को अमेंड किया गया कि अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो नेशनल इंटरेस्ट का है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेक्शन 69, कि अगर नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक है और कहीं पर भी ऐसा डाउट आता है कि नेशनल इंटरेस्ट पे थ्रेट है, तो उस कंट्रोलर के पास ये पावर है कि वो कंप्यूटर के रिसोर्स को इंटरसेप्ट करे, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। और ये पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। अब वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ इशू आता है नेशनल इंटरेस्ट में, तो वो इंफॉर्मेशन डिक्रिप्ट कर सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो जनरेट हुई है या ट्रांसमिट हुई है, रिसीव्ड हुई है, तो वो सब कर सकता है। Power to block unlawful websites should be exercised with caution. Section 69A has been inserted in IT Act by the amendments in 2008 and gives power to the central government or authorized officer to direct any agency or intermediary to block websites in special circumstances. कि अगर कोई वेबसाइट्स ऐसी है जिसका कंटेंट अनलॉफुल है, तो in that case that particular website can be blocked. Now another section that was introduced was section 79, which is that intermediary shall not be liable for any third party information. जो भी थर्ड पार्टी है वो जो है कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए लाइबल नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट द मेन इन्वॉल्वमेंट। वो उसने ट्रांजेक्शन इनिशिएट नहीं किया है, ना ही डिडंट सेलेक्ट द रिसीवर और मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द ट्रांसमिशन। अगर थर्ड पार्टी सिर्फ एक्सेस प्रोवाइड करा रही है, तो इन दैट केस जो थर्ड पार्टी है दैट इज नॉट लाइबल फॉर एनी इंफॉर्मेशन, बिकॉज ना तो उसने ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया है, ना उसने रिसीवर सेलेक्ट किया है, ना कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी ट्रांसमिट हो रही है उसको मॉडिफाई किया है। तो इन दैट केस थर्ड पार्टी की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स। थैंक यू।